everyone, I really hope you are doing great. आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 11 BNS which talks about unlawful assembly. अनलॉफुल असेंबली के बारे में तो बात नहीं करता स्पेसिफिकली, और भी चीज़ों के बारे में बात करता है. अनलॉफुल असेंबली है, राइटिंग है, एफ्रे है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करता है. लेकिन इस चैप्टर का जो नाम है दैट इज ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी. ठीक है, अब ये जो आपका सेगमेंट है चैप्टर नंबर 11, ये आपका प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है. दोनों जो है स्टेजेस के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इंटरव्यू के लिए भी आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट है. सेक्शन नंबर 189 हमें अनलॉफुल असेंबली के बारे में बताता है कि आखिर अनलॉफुल असेंबली होती क्या है. सो एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन, 5 या 5 से ज्यादा लोगों की जो असेंबली होती है, देखो 5 और मोर, ठीक है, 5 या 5 से ज्यादा लोग, 5 और मोर पर्सन की जो असेंबली होती है इज डेजिग्नेटेड एन अनलॉफुल असेंबली इफ द कॉमन ऑब्जेक्ट. अब आपको कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है तो सिंपल से समझना ऐसा है, कॉमन ऑब्जेक्ट का मतलब है गोल. अगर उनका कॉमन गोल, सबका गोल सिर्फ एक है, वो क्या, कुछ भी हो सकता है इन 5 चीजों में से. सबसे पहले टू ओवर बाय क्रिमिनल फोर्स क्रिमिनल फोर्स यूज करके सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को या भारत में जो भी सरकार है उसको हटा देना, उस जगह से. ठीक, ओवरऑल क्रिमिनल फोर्स यूज करके या क्रिमिनल फोर्स दिखाकर, यहाँ पर यूज किया जा रहा है, यहाँ पर दिखाया जा रहा है. टू क्या ओवरऑल करना है, द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पार्लियामेंट और द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट और एनी पब्लिक सर्वेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट. ठीक, किसी पब्लिक सर्वेंट को भी अगर ओवरऑल करने की कोशिश करिए क्रिमिनल फोर्स दिखा करके, तो वो भी यहाँ पर अनलॉफुल असेंबली ही कही जाएगी. लेकिन ध्यान रखिए, अनलॉफुल असेंबली हमेशा 5 या 5 से ज्यादा लोगों के लिए होती है. एक बात. दूसरी बात, दूसरा क्या गोल हो सकता है, दूसरा गोल हो सकता है, कॉमन ऑब्जेक्ट हो सकता है टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ. कोई लॉ ठीक ठाक काम कर रहा है, उसको आप सही से एग्जीक्यूट नहीं होने दे रहे हो, आप रेजिस्ट कर रहे हो, उसको रोक रहे हो एग्जीक्यूट होने से उसे. तो एक तो ये चीज हो गई, या रेजिस्ट करा जा रहा है किसी लॉ को, या रेजिस्ट किया जा रहा है किसी लीगल प्रोसेस को, किसी लीगल प्रोसेस को आप सही से नहीं होने दे रहे हो. देन सी टू कमिट एनी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास, मिसचीफ या क्रिमिनल ट्रेसपास आप कमिट कर रहे हैं 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलकर, या कोई दूसरा ऑफेंस. और बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स यूज करके या क्रिमिनल फोर्स दिखा के टू एनी पर्सन उसकी प्रॉपर्टी का पोजेशन लिया जा रहा है, या उसको डिप्राइव किया जा रहा है, उसको मतलब जो उसका राइट ऑफ वे है, जो उसकी जाने की जगह है, जो उसका मतलब भाई इंजॉयमेंट का जो उसका राइट है, उसको आप रोक रहे हो. तो ये सारी चीजें भी इसमें इंक्लूडेड है. और जो है रास्ता यूज करने से रोका जा रहा है, पानी यूज करने से रोका जा रहा है, या फिर कोई अगर और दूसरी इनकॉर्पोरियल राइट है और फिर चीज इन पोजेशन, जिसकी वो पोजेशन में है, जो उसका हक है, उसको यूज करना है, वो इंजॉयमेंट वो उस पर्टिकुलर चीज का कर सकता है. तो अगर ऐसे में उस पर्सन को डिप्राइव किया जा रहा है तो ये भी जो है आपका अनलॉफुल असेंबली माना जाएगा. और टू एनफोर्स एनी राइट और सपोज राइट, या फिर ई क्या है, बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स यूज करके और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स दिखा के कंपेल कर रहे हो किसी ऐसे पर्सन को, मतलब किसी पर्सन को कुछ ऐसा करने के लिए विच ही इज नॉट लीगली बाउंड टू डू. वो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन आप तब भी उसको कंपेल कर रहे हो ऐसा करने के लिए, या उसको ओमिट कर रहे हो कि तुम्हें ये करना है लेकिन तुम ये नहीं करोगे. ठीक है, ओमिट किया जा रहा है टू व्हाट ही इज लीगली एंटाइटल्ड टू, जिसके लिए वो लीगली एंटाइटल्ड है वो काम करने के लिए, उसको जो है आप उसको मना कर रहे हो कि तुम ये काम नहीं करोगे. पहले भी क्या है कि आप वो लीगली बाउंड है लेकिन आप उसको वो काम नहीं करने दे रहे हो. ठीक, क्या 5 चीजें हम लोगों ने पढ़ी. एक तो हमने पढ़ा ओवरऑल बाय क्रिमिनल फोर्स, गवर्नमेंट वाला. दूसरा हमने पढ़ा टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और ऑफ एनी क्रिमिनल प्रोसेस. तीसरा हमने पढ़ा कि मिसचीफ या क्रिमिनल ट्रेसपास या कोई अदर ऑफेंस कमिट करने के लिए अगर ऐसा किया जा रहा है. फिर हमने पढ़ा कि क्रिमिनल फोर्स यूज किया जा रहा है किसी की प्रॉपर्टी ऑब्टेन करने के लिए, या उसको एंजॉयमेंट का राइट आप नहीं दे रहे हो. ठीक है, या उसको मतलब डिप्राइव कर रहे हो उसको अपनी राइट एंजॉय करने से. फिर हमने पढ़ा 5th पॉइंट की उसको जो काम करना चाहिए वो काम करने से आप रोक रहे हो, या फिर जो काम उसको नहीं करना चाहिए आप उसको करवा रहे हो वो काम. ये चीज है. ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखो. एन असेंबली, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है. एन असेंबली विच वॉज नॉट अनलॉफुल व्हेन इट वॉज असेंबली. मान लीजिए 5 लोग आपस में मिले हैं, अभी ये अनलॉफुल नहीं है, अभी ठीक है, अभी क्या ये किसी ऐसे बस ऐसे हंसी ठिठोली करने के लिए लोग मिले. जब असेंबल हुए तब अनलॉफुल नहीं थे. लेकिन अगर बाद में आपस में मान लीजिए कोई बातचीत हुई और किसी बात से एकदम चिढ़े हुए तो इन लोगों ने कहा कि हम गवर्नमेंट को ही हटा देंगे, गवर्नमेंट को ही ओवरऑल करने की कोशिश जब करने लगे, तब
जब मिले थे उस वक्त अनलॉफुल नहीं थे, उसके बाद अगर अनलॉफुल हो गए, सब्सिक्वेंटली अनलॉफुल हो गए, तो भी इसे अनलॉफुल असेंबली ही माना जाएगा। ये डिफेंस ये नहीं ले सकते कि हम पहले अनलॉफुल नहीं थे बाद में अनलॉफुल में। ठीक, ये चीज है। सबसेक्शन 2 सेज whoever being aware of facts which render any assembly an assembly an unlawful assembly intentionally joins that assembly, जान रहा है कि वो असेंबली अनलॉफुल असेंबली, उसके बाद इंटेंशनली उस असेंबली में जा रहा है तो, और कंटिन्यूज इन इट, जा भी रहा है और वहां पे रुक भी रहा है, कंटिन्यू कर रहा है उसी असेंबली में, इज सेड टू बी मेंबर ऑफ, उसको हम मेंबर कहते हैं उस अनलॉफुल असेंबली का, एंड सच मेंबर शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, जो कि 6 महीने तक का हो सकता है, और विद फाइन और विद बोथ। ठीक, सबसेक्शन 2 हो गया हमारा। सबसेक्शन 3 की ओर बढ़ेंगे तो कह रहा है whoever joins or continues in an unlawful assembly, ये जानते हुए कि वो unlawful assembly has been commanded by law to disperse, लॉ ने कहा है अलग अलग हो जाइए आप लोग, आपको मना किया गया है, लॉ ने, देखो ऊपर ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर तो सिर्फ ये बता रहा है कि वो मेंबर कब कहलाएगा अनलॉफुल असेंबली का, लेकिन नीचे क्या बता रहा है, एक ऐसे अनलॉफुल असेंबली का कोई इंसान पार्ट है जिसको डिस्पर्स करने के लिए कहा गया, अलग अलग हो जाने के लिए कह दिया गया, उसके बाद भी वो तो उसी का पार्ट बने हुए हो, तो फिर शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, जो कि 2 साल तक का होगा, और विद फाइन और विद बोथ। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, सबसेक्शन 4 सॉरी, सबसेक्शन 4 से whoever being armed with any deadly weapon, किसी डेडली वेपन से आर्म्ड है, और विद एनीथिंग व्हिच यूज्ड एज अ वेपन, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो कि एज अ वेपन यूज करी जा सकती है, इज लाइकली टू कॉज डेथ, और इससे ये है कि लाइकलीनेस है कि डेथ कॉज हो जाएगी, इज अ मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ द डिस्क्रिप्शन व्हिच मे एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन और विद बोथ। मतलब अगर आपके पास कोई डेडली वेपन है, अगर आप आर्म्ड हो डेडली वेपन से, कोई ऐसा वेपन जिससे डेथ कॉज हो सकती है, तो फिर इसके लिए सजा ज्यादा है। Subsection 5 says whoever knowingly joins or continues in unlawful assembly of 5 or more people is likely to cause disturbance of a public peace। भाई तुम्हें जानकारी है कि ये जो अनलॉफुल, ये जो असेंबली है 5 या 5 से ज्यादा लोगों की, ये पब्लिक पीस कॉज करेगी, डिस्टर्ब करेगी पब्लिक को। आफ्टर सच असेंबली हैज बीन लॉफुली कमांडेड टू डिस्पर्स, और उस असेंबली को लॉफुली कमांड किया गया है कि आप लोग अलग अलग हो जाइए, उसके बाद भी तुम उसका हिस्सा बने हुए हो, तो शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ द डिस्क्रिप्शन, जो कि 6 महीने तक का होगा, और विद फाइन और विद बोथ। एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया है, इफ द असेंबली इज एन अनलॉफुल असेंबली विद इन द मीनिंग ऑफ सबसेक्शन 1, द ऑफेंडर शैल बी पनिशेबल अंडर सबसेक्शन 3। कह रहा है कि अगर असेंबली अनलॉफुल असेंबली है, जैसा कि सबसेक्शन 1 में बताया गया, तो उसको सबसेक्शन 3 में सजा मिलेगी, यहाँ पर सजा मिलेगी, ये यहाँ पर बताया गया। ठीक, सबसेक्शन 6 इज whoever hires, एंगेज करता है, एम्प्लॉय करता है, प्रमोट करता है, या कनाइज करता है एट द हायरिंग, एंगेजमेंट और एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी पर्सन टू ज्वाइन और टू बिकम। कर क्यों रहे हो ये सब एंगेजमेंट वगैरह, ये सब हायरिंग, ये सब क्यों हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है ताकि उसको अनलॉफुल असेंबली का मेंबर बनाया जा सके, तो ऐसे में पनिशेबल किया जाएगा, एज उसको जो है पनिशेबल किया जाएगा एज अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसको पनिश किया जाएगा एज अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, एंड फॉर एनी ऑफेंस व्हिच मे बी कमिटेड बाय एनी सच पर्सन एज अ मेंबर ऑफ सच अनलॉफुल असेंबली इन परसुएंस ऑफ सच हायरिंग, एंगेजमेंट, और इसमें बस आपको देखो, सच हायरिंग, एंगेजमेंट, एम्प्लॉयमेंट इन सेम मैनर एज इफ ही हैज बीन अ मेंबर ऑफ सच अनलॉफुल असेंबली और हिमसेल्फ हैज कमिटेड सच ऑफेंस, उसको वही ऐसे ही माना जाएगा जैसे कि वो मेंबर है अनलॉफुल असेंबली का, या फिर ऐसे भी मान सकते हैं कि उसने खुद ने वो ऑफेंस कमिट किया, ऐसे भी मान सकते हैं कि उसने खुद ने वो ऑफेंस कमिट किया। ठीक है, ये था सबसेक्शन 6 हमारा। सबसेक्शन 7 क्या कह रहा है, कह रहा है whoever harbors, receives or assembles in any house or premises in his occupation or charge, कह रहा है हार्बर करता है, मदद करने की कोशिश करता है, रिसीव करता है या असेंबल करता है अपने घर में या प्रेमाइसेस में जो कि उसके चार्ज में है। मतलब मान लीजिए जरूरी नहीं कि अपने घर पे करे, मान लीजिए कोई दूसरा दुकान है उसकी, वहां पर अगर सबको असेंबल कर दिया तो ये भी हो सकता है। ठीक है, जो उसके चार्ज में है और या फिर उसके कंट्रोल में है। एनी पर्सन नोइंग, उसको पता है दैट सच पर्सन हैव बीन हायर्ड, एंगेज्ड और एम्प्लॉयड और अबाउट टू, या तो उनको हायर कर लिया गया है या एंगेज कर लिया गया है, एम्प्लॉय कर लिया गया, या करा जाएगा, भी करा जा सकता है हायर, एंगेज या एम्प्लॉयड टू ज्वाइन और बिकम मेंबर्स ऑफ अनलॉफुल असेंबली, कि उनको क्या है, मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली बना लिया जाएगा, और ऐसे लोगों को जो है आप मदद कर रहे हो, ठीक है, हार्बर कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, या उनको साथ में बुला रहे हो, असेंबल कर रहे हो, तो ये सारी चीजें अगर आप लोगों ने इनमें से कुछ भी ऐसा किया है तो विच जो है एक्सटेंड कर सकता है सजा 6 महीने से लेकर के फाइन और बोथ, जो भी दोनों कुछ भी हो सकता है इसमें से। ठीक, देन
Subsection 8 says whoever is engaged or hired or offers or attempts to be hired or engaged to do or assist in doing any of the acts specified in subsection 1, subsection 1 में जो भी एक्ट बताए गए हैं उसके लिए जो है एंगेज करते हैं, हायर करते हैं या ऑफर करते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं तो यहाँ पर सजा है 6 महीने की और विद फाइन ऑफ वो जो 5 क्लॉजेज है ना जिसके लिए अनलॉफुल असेंबली बनाई जा रही है वो अच्छे से याद करना है, ठीक है। जब भी अनलॉफुल असेंबली का क्वेश्चन लिखने को आएगा तो वो तो आपको लिखना ही लिखना है। आप पनिशमेंट एक बार लिखें चाहे ना लिखें, ये सब पनिशमेंट आप लिखें चाहे ना लिखें, लेकिन वो जरूर आपको याद रखनी है, ठीक है। सबसेक्शन 9 से whoever being so engaged or hired as referred to in subsection 8, जिसको हायर किया गया एंगेज किया गया है, अगर वो आर्म्ड होकर के जाता है डेडली वेपन से, कोई ऐसे वेपन से जिससे सामने वाले की डेथ कॉज हो, मान लो चाकू लेके चला गया, तलवार लेके चला गया, ये सारे हैं कि सामने वाले की डेथ कॉज हो सकती है, ठीक है। और एंगेजेस और ऑफर्स टू गो आर्म किसी डेडली वेपन से या फिर और विद एनीथिंग विच जो कि यूज किया जा सकता है एज एन ऑफेंस, सॉरी एज अ वेपन ऑफ ऑफेंस, ठीक है। किसी कोई ऑफेंस करने के लिए उसको एक वेपन की तरह यूज किया जा सकता है, अगर वो भी वो लेकर के गया, कोई जरूरी नहीं है कि डेडली वेपन ही हो, अगर इस तरीके का भी कोई वेपन है जिससे लाइकलीनेस है कि डेथ कॉज हो सकती है तो शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट विद डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म जो कि 2 साल तक का होगा और विद फाइन और विद बोथ, ठीक है। फिर उसके बाद है सेक्शन नंबर 190, कॉमन ऑब्जेक्ट का ये सेक्शन है। जनरली जो है ये कॉमन ऑब्जेक्ट के नाम से ही जाना जाता है। कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसके लिए हम एक अलग से मैं आपके लिए एक सेशन लेकर के आऊंगी जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है। उसके लिए भी मैं आपको बता दूंगी। अभी हमें सिर्फ इतना भी ध्यान रखना है जो हमारे सेक्शन में दिया हुआ है। कॉमन ऑब्जेक्ट मैंने आप लोगों को क्या बताया, कॉमन ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, कॉमन ऑब्जेक्ट का मतलब है वन गोल, एक गोल है इन सबका। ये जो 5 या 5 से ज्यादा लोग हैं इनका एक कॉमन गोल है, एक गोल है। वो गोल है क्या, वो 5 जो तरीके दे रखे हैं, 5 जो सर्कमस्टेंसेस दे रखे हैं उसमें से कुछ भी किया, उसमें से कोई भी एक गोल है लोगों का, ठीक। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। जब भी आप अनलॉफुल असेंबली समझ रहे हैं तो ये बात समझना जरूरी है। कह रहा है एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। कह रहा है हर मेंबर अनलॉफुल असेंबली का वो गिल्टी होगा उस पर्टिकुलर ऑफेंस को कमिट करने के लिए। देखो, इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड, अगर ऑफेंस कमिट हो गया बाय एनी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट or such as the members of that assembly knew to be likely to committed in prosecution of that object, every person who at the time of committing that offense, हर वो व्यक्ति उस जब वो ऑफेंस कमिट हो रहा था उस समय पर मेंबर था उस असेंबली का, वो गिल्टी होगा ऑफेंस के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गिल्टी होगा। वो वहां पर आप खड़े थे अनलॉफुल असेंबली में, तो ऐसा है कि अगर आप वहां पे खड़े थे और आपको पता था कि ये जो असेंबली है ये अनलॉफुल है तो भी आपको लाइबल कर दिया जाएगा। फिर से मेरी बात सुनना, अनलॉफुल असेंबली मान लीजिए 10 लोग खड़े हैं, अगर 11वां आप जगह आपको 11वें आप हुए फॉर एग्जाम्पल और आप जाकर के वहां सिर्फ खड़े हो गए, आपको पता है कि असेंबली अनलॉफुल है तो उसमें आपको भी लपेट लिया जाएगा, ये कहने का इसका मतलब है, ठीक है। हर वो इंसान लाइबल होगा उसमें, ठीक है। ये एक जो है बेसिक सी बात है अनलॉफुल असेंबली के बारे में। ये था हमारा सेक्शन नंबर 190 तक। अब राइटिंग से हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में शुरू करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, सिंपल सी बेसिक सी बात समझ में आएगी क्योंकि कॉमन ऑब्जेक्ट की मीनिंग क्या होती है, डिफरेंस क्या होता है कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में। बहुत लोगों को इसका जो है डाउट रहता है कि क्या डिफरेंस, तो उसके लिए मैं एक अलग से सेशन जो है आप लोगों के लिए बहुत जल्दी, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा आपको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत जल्दी जो है मैं उसका भी लेक्चर अपलोड कर दूंगी, तो वो आप लोग देख लेना। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट वगैरह लग रहा है, अगर अनलॉफुल असेंबली नहीं समझ में आया है, कुछ क्वेरी वगैरह है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।